नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पढ़ाको प्रीतम। ओके। लास्ट क्लासेस में हमने जो देखा था वो फीटल सर्कुलेशन देखा था। उसके बाद हमने एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डिजीज कंडीशन देखी थी और जो आज हम देखेंगे वो एक जीआई ट्रैक्ट की डिजीज़ है। ओके। जीआई ट्रैक्ट की डिजीज़ है कि वो डिजीज़ बहुत रेयरली होती है और सबसे बड़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है उसी डिजीज़ के अंदर, क्योंकि उसके नोट्स एक तो वो बुक में प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होते और या फिर आपको कम से कम 7 से 8 बुक रेफर्स करनी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी बार किसी बुक में अगर आपको डेफिनेशन और उसका कंटेंट अच्छा मिलता है तो फिर आपको पैथोफिजियोलॉजी नहीं मिल पाती है। फिर पैथोफिजियोलॉजी के लिए आपको अलग से बुक देखनी पड़ती है। फिर अगर पैथोफिजियोलॉजी अच्छी मिल पाती है तो वो प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं होती है। कुछ लोग उस डिजीज़ का नाम उसका प्रोनाउंसिएशन भी मतलब बहुत अच्छा है, मतलब अजीब सा प्रोनाउंसिएशन है। कोई उसको हुर्जब्रुंग डिजीज़ कहता है, कोई हिरजू-पुरजू डिजीज़ कहता है। इवन जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो हम उसको हुर्जू-पुरजू डिजीज़ कहते थे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ में ऐसा होता था कि हाँ, कोई भी डिजीज़ है उसका नाम अगर कुछ अलग है, सिंगल टाइम में प्रोनाउंस नहीं होता है, तो हम क्या करते थे, उसका जो नाम है उसका नाम हर मतलब बदल देते थे। जो उसका रियल नेम होता था उससे उसको नहीं बात करते थे। तो ये जो डिजीज़ कंडीशन है इसका नाम है हुर्जब्रुंग्स डिजीज़ कंडीशन। ओके। अब आप लोगों को याद भी आ गया होगा कि हिर्जब्रुंग डिजीज। ओके। जनरली हम इसको क्या कहते हैं, हिर्जब्रुंग डिजीज। ओके। इस डिजीज का जो नेम है, ओके, नेम जो है वो इसके डॉक्टर के नाम पर है। जिस डॉक्टर ने इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था उस डॉक्टर के नाम पर इसका नाम दिया गया है। उनका नाम है डॉक्टर हारोल्ड हिर्जब्रुंग। ओके। हारोल्ड हिर्जब्रुंग, इन्होंने ये डिजीज कंडीशन 1886 में दी थी। ओके। इन 1886, इसको शॉर्ट में एचडीबी कहते हैं। सो इन 1886 द डॉक्टर हारोल्ड फाउंड दैट कि इन द नियोनेटल, ओके, इन द नियोनेटल अनआइडेंटिफाइड कॉन्स्टिपेशन था। और ये जो था ये मेन किसका रीजन था, डेथ का। ओके। हिर्जब्रुंग डिजीज के अंदर क्या हुआ था कि जब 1886 की जो सेंचुरीज थी उसमें सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया था हारोल्ड ने, डॉक्टर हारोल्ड ने। उन्होंने क्या बताया था कि जो नियोनेटल कंडीशन है उनमें अनआइडेंटिफाइड काइंड का एक कॉन्स्टिपेशन होता था जिसका कोई रीजन उनको समझ में नहीं आ रहा था उस समय। तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, हिर्जब्रुंग डिजीज। ठीक है। लेटर ऑन उस पर बहुत से डेवलपमेंट हुए, बहुत से साइंटिस्ट ने और डॉक्टर्स ने काम किया जिससे उसकी और अच्छी जो डेवलपमेंटल थ्योरी है वो आई है कि भाई इसके बाद ये होता है, ये इसके बाद होगा। लेकिन जो फर्स्ट पर्सन थे वो ये थे जिसके नाम पर इसका नाम दिया गया। क्लियर? तो अब हम ये देखेंगे कि इस डिजीज में होता क्या है एग्जैक्टली, डिजीज में क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जो हम है इसका देखेंगे डेफिनेशन देखेंगे। ओके। सेकंड जो है हम वो देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन। थर्ड जो है वो इसकी हम पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। फिर जो है हम इसके देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। फिर जो है जब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद हम देखेंगे इसका इन्वेस्टिगेशंस और एट द एंड देखेंगे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। ओके। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इसके अंदर होते हैं। ओके। जो ओके सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। ओके। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि इट इज अ कंडीशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पार्शियल, ओके, पार्शियल और कंप्लीट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ओके। कंप्लीट बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि जो बॉवेल होती है, हमारी जो इंटेस्टाइन होती हैं, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। किसके कारण? रिजल्टिंग इन द एब्सेंस ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट, रिजल्टिंग इन द एब्सेंस ऑफ
पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होते। अब वो क्यों नहीं होते? ड्यू टू agganglionic section of bowel. Okay, in normal language, what is the definition of Hirschsprung disease? जो Hirschsprung disease है, जो HD disease है, उसका condition का जो definition है वो क्या होता है कि it is a partial or the complete bowel obstruction that absence of due to the absence of peristalsis movement, and the peristalsis movement is absence due to the agganglionic section of the bowel. Agganglionic section of the bowel means there is absence of nervous cell. Okay, there is absence of nerve cell which is responsible of for the peristalsis movement. Okay, यहां तक आ गया समझ में कि जो हमारा HD डिजीज है, हिर्चस्प्रुंग डिजीज, उस डिजीज में क्या होता है कि सबसे पहले एक तो इसके अंदर जो पार्शियल या कंप्लीट बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन होता है नियोनेट के अंदर, देन एब्सेंस ऑफ द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और ये जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है ये क्यों एब्सेंट होता है? क्यों? क्योंकि वहां पर एगैंग्लियोनिक सेक्शन होता है। मतलब जो बॉवेल होता है उसका कुछ पार्ट, ओके, या तो पूरी कंप्लीट बॉवल या फिर उसका कुछ पार्ट है, उसके अंदर जो नर्व सेल नहीं होती है। ठीक है, जब नर्व सेल नहीं होगा तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होगा। पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होगा तो जो अंदर जो वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट बनता है आफ्टर डाइजेशन, वो वेस्ट मटेरियल जो है वो एक्सक्रीट होगा ही नहीं बॉडी से और वो वहीं पड़ा रहेगा, जिससे बॉवल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? हिर्चस्प्रुंग डिजीज। क्लियर? सो अब हम इसका क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन। सेकेंड इज classification. Okay, in the classification it is divided into 4 types. Okay, इसके क्लासिफिकेशन में कितने टाइप है? 4 टाइप। जो फर्स्ट वन है वो कौन सा है? जो फर्स्ट वन है उसको कहते हैं शॉर्ट सेगमेंट। शॉर्ट सेगमेंट ये जो है ये कितने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? 75% टू 80% के केस शॉर्ट सेगमेंट केस होते हैं। जो इसके अंदर होता है वो क्या रहता है? मेनली जो ओनली रेक्टम और डिस्टल पार्ट ऑफ सिग्मोइड कॉलन जो होती है वो प्रेजेंट रहती है। ओके, रेक्टम टू डिस्टल पार्ट ऑफ सिग्मोइड कॉलन। क्लियर? जो सेकेंड है दैट इज लॉन्ग सेगमेंट। ओके, लॉन्ग सेगमेंट होता है, इसके अंदर 15% जो केसेस होते हैं वो लॉन्ग सेगमेंट के होते हैं। 15% केसेस लॉन्ग सेगमेंट। इसके अंदर जो होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ हेपेटिक फ्रैक्चर टू रेक्टम। ओके, जो लॉन्ग सेगमेंट है, सेकंड जो लॉन्ग सेगमेंट है उसके अंदर 15% केसेस है, एंड इन दिस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हिपेटिक फ्रैक्चर टू रेक्टम। ओके, तो ये रेक्टम से जो पूरा ट्रांसवर्स कॉलन होता है वो पूरा इसके अंदर अफेक्टेड होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे थर्ड टाइप। टोटल कितने टाइप है इसके? 4 टाइप है। सो इसका जो थर्ड टाइप है जो उसका नाम है वो है टोटल कॉलोनिक एगैंग्लियोनिसिस। ओके, क्या कहेंगे उसको? टोटल कॉलोनिक एगैंग्लियोसिस। ओके, जो टोटल कॉलोनिक एगैंग्लियोसिस ये जो है ये कितने 5% के केसेस में ये प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो है वो कंप्लीट, ओके, जो कंप्लीट है वो अपनी इंटेस्टाइन इसके अंदर इन्वॉल्व रहती है। ओके, कंप्लीट लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, देन समटाइम्स इसके अंदर डिस्टल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी रहता है। क्लियर? और इसके लिए एक चीज और है, इसका जो एक अदर नेम भी है, इसका जो दूसरा नाम है वो इसको क्या कहते हैं? जूसलर विल्सन सिंड्रोम। ओके, ये इसका अदर नेम है।
इसको इस नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट कौन सा हो गया? शॉर्ट सेगमेंट, सेकंड हो गया लॉन्ग सेगमेंट, तीसरा हो गया टोटल कॉलोनिक एगैंग्लियोनिस सेल्स, इसको ज्यूसलर विल्सन सिंड्रोम भी कहते हैं। ओके, और जो लास्ट टाइप है इसका, फोर्थ टाइप, ओके, फोर्थ टाइप जो है उसको अल्ट्रा शॉर्ट कहते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट सेगमेंट। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स ओनली रेक्टम नियर टू एनल स्फिंक्टर। ओके, रेक्टम टू एनल स्फिंक्टर। ओके, तो क्लासिफिकेशन में कितने टाइप हो गए? 4 टाइप हो गए। फर्स्ट टाइप हो गया शॉर्ट सेगमेंट, it is 75 to accountable for the 75% to 80% of cases, rectum to distal part of sigmoid colon. Just like second is long segment, it involve the hepatic fracture, means complete transverse colon. Okay, transverse colon and to the rectum. Then the total colonic agangliosis is also called Jussler Wilson syndrome. Then it is comes under the complete large intestine, and sometimes the distal part of small intestine is also involved. And the last one is ultra short. Ultra short segment means the rectum to the anal sphincter only. Okay, सो क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया, डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पैथोफिजियोलॉजी, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके ओके, तो अभी तक हमने जो है इस डिजीज का डेफिनेशन देख ली, इसका क्लासिफिकेशन देख लिया, अब हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ओके, पैथोफिजियोलॉजी, किसी भी डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी देखने के लिए सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये जो डिजीज कंडीशन है, ये डिजीज कंडीशन एक्वायर्ड है या कंजेनिटल है। ओके, बाय बर्थ है या फिर इट इज एक्वायर्ड। ओके, सो ये जो आपको जो ये डिजीज कंडीशन है हिर्शबर्ग डिजीज, ये जो है डिजीज कौन सी है? कंजेनाइटल डिजीज है। ओके, तो कंजेनाइटल डिजीज है, इट मींस इट इज रिलेटेड टू फीटल डेवलपमेंट। ओके, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कहाँ हुई है? फीटल डेवलपमेंट में। तो अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि फीटल डेवलपमेंट में कहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। क्लियर? तो जनरली क्या होता है, एट द 3 to 4 वीक ऑफ द जेस्टेशनल एज। ओके, जो 3 to 4 वीक की जो जेस्टेशनल एज होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है जनरली? न्यूरिलेशन होता है। ओके, क्या होता है? न्यूरिलेशन होता है। न्यूरिलेशन को क्या कहते हैं कि इसके अंदर जो न्यूरल प्लेट है वो डेवलप होना शुरू होती है। ओके, और ये किस में आगे डिवाइड होती है? ब्रेन एंड स्पाइन में। ओके, सो एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूरिलेशन, तो जब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके कारण क्या होता है कि हर्ट्ज़बर्ग डिजीज होती है, तो उसी को हम आज आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम होती है। ओके, तो सबसे पहले हम बनाएंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे न्यूरल प्लेट का। ओके, ये जो है हमारी क्या है? न्यूरल प्लेट है। ओके, इसको हम कहेंगे न्यूरल प्लेट। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो है ये ब्लू कलर का आपको जो दिख रहा है, इसको कहते हैं न्यूरल क्रस्ट। ओके, ये है न्यूरल क्रस्ट, जो इसको कहते हैं नोटोकॉर्ड। ओके, यहां तक का स्ट्रक्चर पता है आपको? और जो ये जो ग्रीन है इसको कहते हैं एक्टोडर्म। ओके, इसको कहते हैं एक्टोडर्म। क्लियर? ये जो न्यूरल प्लेट है ये डेवलप होती है, और इसी से जो आगे ब्रेन और जो हमारे बॉडी के स्पाइन पार्ट्स है, ब्रेन है, और फ्यूचर पूरा फीटल डेवलपमेंट होता है। तो होता क्या है, ये जो प्रोसेस होती है किस में होती है? 3 to 4 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज में। फिर इसके बाद क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर, अब आके जाके ये जो आपको ग्रूव दिख रहा है ना, ये ग्रूव लेटर ऑन थोड़ा सा और डीप होता है। ओके, ये जो ग्रूव दिख रहा है ये थोड़ा सा और डीप हो, ये जो सेम ब्लू कलर का है ये अभी भी वही न्यूरल क्रस्ट है,
और ये जो ग्रीन कलर में है इसको हम कहेंगे एक्टोडर्म, ओके। और जो ये ब्लैक जो नीचे है इसको हम कहेंगे नोटोकॉर्ड, ओके। अब क्या होता है कि जो न्यूरल ये जो आपको न्यूरल प्लेट के अंदर जो ग्रूव दिख रहा है, इसको मैं ब्लू कलर का कर देता हूं। ये जो ग्रूव है, इस ग्रूव को क्या कहते हैं? न्यूरल फोल्ड कहते हैं, ओके। दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूरल फोल्ड। अब धीरे धीरे और क्या होता है, जैसे जैसे आगे आगे डेवलपमेंट होता जाता है, देन ओके फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये और डीप होता जाता है, ओके। ये और डीप होके क्या करता है, यहां से ये फिर धीरे धीरे ये फ्यूज होना शुरू हो जाता है, ओके। ये ऐसे पास में आना शुरू होता है, ये जो पोर्शन है, ओके। ये धीरे धीरे क्या होता है, फ्यूजिंग शुरू हो जाता है, यहां से फ्यूज होना शुरू हो जाता है। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट एक सर्किल में अलग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहां से ये क्या हो जाता है, एक सर्किल में अलग होना शुरू हो जाता है, क्लियर। ये फर्दर जाके क्या करेगा, ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये आगे जाके क्या होता है कि ये न्यूरल ट्यूब बन गई है अब, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूरल ट्यूब। अब ये न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट तो यहाँ पे हो गया है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये 3 to 4 वीक में कंप्लीट हो जाती है, ओके, जेस्टेशनल एज में। अब यहाँ पे जैसे ये जो न्यूरल प्लेट बन गई है, तो ये सॉरी न्यूरल ट्यूब जो बन चुकी है, इसके बाद जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये अभी भी क्या है, ये वही जो हमारी न्यूरल ट्यूब थी उसके अंदर है। ये तो है अपने न्यूरल क्रस्ट है, ओके। ये दोनों साइड रहेंगे न्यूरल क्रस्ट, और ये जो ग्रीन कलर में है ये क्या है, अपनी एक्टोडर्म, ओके। दिस इज एक्टोडर्म, एंड जो ब्लू कलर में है वो क्या है, अपने न्यूरल क्रस्ट, ओके। जैसे ये जो न्यूरल ट्यूब बन गई है, अब क्या होता है कि ये जो न्यूरल क्रस्ट है ये यहां से रिलीज होना शुरू हो जाते, ओके। ये क्या करते हैं, यहां से माइग्रेट होते हैं, और माइग्रेट होके कहाँ जाते हैं, अपने पूरे बॉडी के अंदर, जहां जहां पे भी जो न्यूरल डेवलपमेंट करना है, जो जो सेल्स बनानी है फर्दर, जो फर्दर डेवलपमेंट के लिए आगे कहाँ जाते हैं, माइग्रेट होते हैं, इनका माइग्रेशन शुरू हो जाता है, क्लियर। यहां तक आपको समझ में आ गया। फिर जैसे ही इनका माइग्रेशन हो जाएगा एक बार कंप्लीट, तो उसके बाद जो ये प्लेट है, ओके, ये प्लेट क्या होगी, इस तरह से हो जाएगी। जो न्यूरल प्लेट है वो फर्दर इस तरह से डेवलप हो जाएगी। ये जो है ये क्या है, इसको कहेंगे हम न्यूरल क्रस्ट। ये बॉडी में माइग्रेशन के लिए आगे जाते रहेंगे, क्लियर। ये है न्यूरल क्रस्ट। और जो उसके बाद जो ऊपर ये जो न्यूरल प्लेट बची है, अब इसमें सिर्फ क्या रहेगा, एक्टोडर्म, ओके, एक्टोडर्म। और ये जो ब्लैक कलर में है ये हो जाएगी अपनी न्यूरल ट्यूब। ये फर्दर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाएगी, ओके, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब हमारा जो काम है, जो हिर्ज़बर्ग डिजीज का है रिलेशन, वो यहां से शुरू होता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस शुरू होती है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो न्यूरल क्रस्ट है ये आगे जाते हैं, और ये क्या करते हैं, आगे जाते हैं, और इसके अंदर से कुछ जो सेल न्यूरल क्रस्ट होते हैं वो क्या बनाते हैं, स्मूथ मसल्स बनाती है, ओके। स्मूथ मसल्स जो कुछ जो है वो क्या बनाती है, ऑस्टियोब्लास्ट बनाती है, जो फर्दर क्या बनाते हैं, बोन को डेवलप करते हैं। कुछ जो है वो कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाते हैं, जो कार्टिलेज टिश्यूज को आगे बनाती हैं। कुछ जो है इसमें एडिपोसाइट्स बनाते हैं, जो एडिपोस टिश्यू को बनाती हैं। फिर जो इसमें हमारा जो मेन होता है वो होता है न्यूरॉन। कुछ इसमें क्या बनाते हैं, न्यूरॉन, ओके। ये जो न्यूरॉन होता है ये फर्दर किसको बनाता है, आगे नर्वस सिस्टम को, ओके। तो जो हमारी हिर्ज़बर्ग डिजीज है वो यहां से रिलेटेड है, ओके। इसको हम आगे देखेंगे, एचडी डिजीज
कैसे हुई। यहाँ तक की प्रोसेस समझ में आ गई। ये आपको समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो न्यूरॉन का डेवलपमेंट है उसी के अंदर कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम आई है वो प्रॉब्लम फर्दर किसको ओरिजिनेट कर रही है, हिर्ट्ज़बर्ग डिजीज को। ओके, सो हमने अभी तक क्या क्या देखा हम एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, सबसे पहले क्या होता है, 3 to 4 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज पे क्या होता है, न्यूरिलेशन होता है। ओके, न्यूरिलेशन इस प्रोसेस में क्या होता है कि न्यूरल प्लेट डेवलप होती है। जो न्यूरल प्लेट का डेवलपमेंट है वो बाद में कहाँ आगे फर्दर होता है, ब्रेन और स्पाइन बनाता है। तो इसी के अंदर क्या होता है कि ये जो न्यूरल प्लेट है, ये इसके अंदर जो ब्लू कलर का आपको पोर्शन दिख रहा है, ये जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं न्यूरल क्रस्ट। ओके, और जो ग्रीन कलर का जो पोर्शन है इसको कहते हैं एक्टोडर्म। ये और ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है इसको कहते हैं नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये नोटोकॉर्ड होता है। फर्दर ये जो फिर धीरे धीरे यहाँ पर एक डिप्रेशन हो जाए, लेटर ऑन डेवलपमेंट में ये डिप्रेशन जो होता है, ये डिप्रेस वाला पार्ट थोड़ा सा और डीप होता है, फिर ये इसको न्यूरल फोल्ड कहते हैं। फिर लेटर ऑन धीरे धीरे वापस जब प्रोग्रेस होती है तो ये क्या करता है कि ये जो दोनों पार्ट है ये पास में आने की कोशिश करते हैं। ओके, ये जो न्यूरल फोल्ड वाला जो पार्ट है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। और जो ये नीचे वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या करता है, पूरा सर्किल बना लेता है अपना। हाँ, ओके, सर्किल बना के आगे फर्दर क्या करता है, इस पोर्शन के अंदर ये अपनी न्यूरल ट्यूब डेवलप कर देता है। ये देखो, ये जो इसने क्या किया, न्यूरल ट्यूब डेवलप कर दिया। और जो ऊपर वाला पोर्शन रहता है न्यूरल ट्यूब, न्यूरल जो प्लेट है, ये इसको क्या कहते हैं, न्यूरल प्लेट। ओके, न्यूरल प्लेट। इस न्यूरल प्लेट में क्या होता है कि जो ये न्यूरल क्रस्ट होते हैं ये आगे क्या करते हैं, सेल्स को बनाते हैं, और एक्टोडर्म है वो यहाँ पर रहती है। फिर फर्दर क्या होता है, जैसे ही जो न्यूरल ट्यूब है, ओके, वो डेवलप हो गई, ये जो न्यूरल ट्यूब थी ये डेवलप हो गई अपनी 3 to 4 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज में। फिर आगे क्या होगा, जैसे ही ये डेवलप हो जाएगी तो जो न्यूरल क्रस्ट थे वो यहाँ से माइग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। देखो ये माइग्रेशन इसका शुरू हो गया, क्लियर। ये जो माइग्रेशन है ये फर्दर कहाँ जाता है, पूरी बॉडी के अंदर जाता है, जो आगे जाके क्या करता है, स्मूथ मसल्स को बनाता है, ऑस्टियोब्लास्ट को बनाता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट को बनाता है, एडिपोसाइट्स को बनाता है, न्यूरॉन्स को बनाता है, और ऑन्डेटोब्लास्ट को बनाता है। ऐसे सारी बॉडी के सेल्स बनाता है। और हिर्ट्ज़बर्ग डिजीज में जो न्यूरॉन्स का जो है ए गैंग्लियोनिक होता है, इसलिए हम न्यूरॉन की स्टडी करेंगे। न्यूरॉन फर्दर जाके नर्वस सिस्टम बनाते हैं, और नर्वस सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी जो गट से रिलेटेड है, इंटेस्टाइन से, तो वो हिर्ट्ज़बर्ग डिजीज को होगा। ओके, ये जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन क्या करते हैं, फर्दर माइग्रेट होते हुए कहाँ तक आते हैं, वेगस नर्व की जो सप्लाई होती है अपनी, ओके, वेगस नर्व के क्रस्ट तक आते हैं। इनको वेगस नर्व कहते हैं, जो आगे जाके क्या करते हैं, वेगस नर्व तक जाते हैं। तो ये कहाँ आते हैं, गट में आते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको आगे देखेंगे कि आगे कैसे प्रोसीजर होगा इसका। सबसे पहले हम इसका अपना इंटेस्टाइन का डायग्राम बना देते हैं। ओके, so this is our GI tract, okay, gastrointestinal tract। इसके अंदर क्या होता है कि अब हम देखेंगे जो ये जो न्यूरल क्रस्ट थे, ओके, ये जो ब्लू ब्लू है इसको हम न्यूरल क्रस्ट कर देते हैं। ये न्यूरल क्रस्ट क्या कहते थे कि ये एस्टेब्लिश होने के लिए अंदर आ गए। अब ये जहां जहां भी जाएंगे अपनी क्या बनाएंगे, न्यूरल सेल्स बनाएंगे। ओके, ऐसे करके ये न्यूरल सेल बनाते हैं। ओके, तो होता क्या है इसके अंदर, ये जो न्यूरल क्रस्ट है, न्यूरल क्रस्ट, क्लियर, ये यहाँ के सेल बनाते हैं। अब होता क्या है, ये जो न्यूरल क्रस्ट है ये जब यहाँ पहुंच नहीं पाते हैं, ये जो लेयर होती है इसके अंदर नहीं आ पाते, क्लियर, तो इसको हम क्या कहते हैं, ए गैंग्लियोनिक। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये न्यूरल क्रस्ट आ ही नहीं है। तो जब नहीं आए तो यहाँ पर वो डेवलपमेंट होगा नहीं, और जब न्यूरॉन का डेवलपमेंट नहीं होगा तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होगा। जब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होगा तो ए गैंग्लियन कंडीशन कंप्लीट होगी। ओके, सो इसको हम एक थोड़ा सा और डीप में देखेंगे कि जब हम इसी का क्रॉस सेक्शन करते हैं, ओके, क्रॉस सेक्शन करते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन,
तो जो लार्ज इंटेस्टाइन की लेयर्स कितनी होती है, कितनी लेयर होती है? मेनली इसकी 4 लेयर होती है। ओके, फर्स्ट वन जो लेयर होती है उसको कहते हैं म्यूकोजा, ये होती है इसकी इंटरनल लेयर। देन सेकंड जो लेयर होती है उसको कहते हैं सब म्यूकोजा। जो थर्ड लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? मस्कुलरिस प्रोपिया। और जो फोर्थ लेयर होती है उसको कहते हैं सीरोसा। ओके, तो जनरली क्या होता है, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन करते हैं तो इसके क्रॉस सेक्शन में हमको क्या मिलता है? ये लेयर इस तरह से होती है, ये होती है अपनी जो आउटर पार्ट है। फिर हम बनाएंगे जो ये ब्लू कलर में हम बना रहे हैं इसको हम कहेंगे म्यूकोजा। ये कौन सी लेयर है? इनर मोस्ट लेयर म्यूकोजा। फिर हम बनाएंगे ग्रीन कलर में, वो होगी अपनी सब म्यूकोजा, ये होगी सब म्यूकोजा। फिर जो है हम बनाएंगे ग्रीन कलर में, ओके नो ग्रीन कलर नहीं लेंगे, कुछ और कलर लेते हैं ताकि कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा। ये जो लेयर है इसको हम कहेंगे मस्कुलरिस। और जो सबसे एंड में जो लेयर होगी वो होगी अपनी सीरोसा। ओके, ओके, इसके अंदर कितनी लेयर्स होती है इंटेस्टाइन में? 4 लेयर होती है। जब उनका क्रॉस सेक्शन करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की एक लेयर होती है म्यूकोजा इनर मोस्ट, फिर इनर मोस्ट के बाद वाली जो लेयर होती है उसको कहते हैं सब म्यूकोजा लेयर। देन जो उसके बाद जो आती है उसको मस्कुलरिस प्रोपिया कहते हैं, और फिर आती है सीरोसा। इसके अंदर जो नर्व सप्लाई होती है, ओके, जो हम कहते हैं कि जो नर्व सप्लाई होती है, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स होते हैं, उनके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? एक तो होती है सब म्यूकोजा और दूसरी होती है मस्कुलरिस प्रोपिया। ओके, तो जो ये सब म्यूकोजा होती हैं इसके अंदर यहाँ पर एक स्पेशल सेल्स होते हैं। ओके, जो वो न्यूरल क्रस्ट थे वो यहाँ पे आते हैं और क्या बनाते हैं? नर्व सेल्स को यहाँ पे बनाते हैं। ये जो ब्लैक कलर का मैं अब कलर कर रहा हूँ इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? ये जो बनेगा इसको हम कहेंगे जो नर्व सेल है। ओके, इसका जो नाम है वो क्या होता है? मेसेंचियल प्लेक्सिस। ओके, मेसेंचियल प्लेक्सिस। इसको हम ये कहाँ बनेगा? सब म्यूकोजा में। ओके, कहाँ बनेगा? सब म्यूकोजा में। और इसी के साथ में जो हमारी दूसरी लेयर होती है मस्कुलरिस प्रोपिया, ओके, इसके अंदर भी एक स्पेशल क्या बनता है? नर्व सेल्स बनती है। ओके, इस नर्व सेल को क्या कहते हैं? ऑर्बेक प्लेक्सिस। ओके, ये जो दो होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए। जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है वो इन दोनों की वजह से होता है। क्लियर? कौन कौन से? ऑर्बेक प्लेक्सिस और मेसेंचियल प्लेक्सिस। बहुत बार ये कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है कि विच नर्व प्लेक्सिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेरिस्टालसिस मूवमेंट इन इंटेस्टाइन। सो द आंसर इज ऑर्बेक प्लेक्सिस एंड मेसेंचियल प्लेक्सिस। क्लियर? अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी को कंप्लीट करते हैं। ये जो हमने यहाँ तक देख लिया था, ओके, यहाँ पे क्या होता था कि ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये क्या है? ये न्यूरल क्रस्ट जो है ये कंटिन्यू बॉडी जो है अपना जीआई ट्रैक्ट है उसमें आ रहे थे, और आते आते अब क्या हो रहा था कि ये आगे जाके जो अपनी फॉर्म बना रहे थे। ओके, तो ये क्या करता है, ये इस तरह से एक तरफ ये क्या क्या बनाते जाते हैं दोनों, ये जो है क्या बनाएंगे? मेसेंचियल प्लेक्सिस। ओके, और उसी के साथ में ये और क्या बनाते जाएंगे? ऑर्बेक प्लेक्सिस। ओके, ऑर्बेक प्लेक्सिस, ये दोनों बनाते जाएंगे। और ये जो कंडीशन होती है यहाँ पर, ये लार्ज इंटेस्टाइन में कब लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होते हैं? 6 वीक पे। ओके, 6 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज में कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये
धीरे धीरे लार्ज इंटेस्टाइन में भी उसी तरह से जो मेसेंचियल प्लेक्सिस और ऑर्बिक प्लेक्सिस बनाते जाते हैं। क्लियर? फिर ये आगे जाता है, फिर सडनली क्या होता है 8th वीक पे, ये वैसे जनरली क्या होता है 7 to 8 वीक पर ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, 7 to 8 वीक पर कंप्लीट हो जाता है। बट इसके अंदर क्या होगा कि कुछ ऐसी जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होती हैं उसके अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है या कुछ ऐसे डिफॉर्मिटी अकर हो जाती है, जिससे क्या होता है कि ये जो माइग्रेशन है ये स्टॉप हो जाता है। ओके, माइग्रेशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, माइग्रेशन स्टॉप। जिससे क्या होता है कि अब ये जो न्यूरल जो क्रस्ट था वो कहाँ नहीं आते, कंटिन्यू अंदर नहीं आते, जीआई ट्रैक्ट में नहीं आते। जिससे जैसे कि अगर ये यहाँ तक डेवलपमेंट हुआ है तो ये यहाँ तक डेवलपमेंट होकर ये आगे ब्लॉक हो जाएगा, अब इसके आगे ये नहीं जाएगा। अगर यहाँ तक डेवलप हुआ है तो ये यहाँ पे आके ब्लॉक हो जाएगा। मतलब यहाँ तक तो जो अपना जो एंटरिक नर्वस सिस्टम है, ईएनएस एंटरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, ये डेवलप हो गया है, बट इसके आगे ये डेवलप नहीं हुआ। ओके, ये अनडेवलप रहेगा, इट इज अनडेवलप ड्यूटी। ओके, सो अब क्या होगा कि ये जो है ये अनडेवलप रहेगा, तो इसके अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होंगे, इस पार्ट के अंदर क्या नहीं होगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होगा। जब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होगा तो जो स्टूल पास होता है, जो बेबी जब भी फीडिंग लेगा यहाँ से, वो पास होते होते यहाँ तक तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ से आगे पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एब्सेंस है। तो उससे क्या होगा कि ये जो कंडीशन है आगे जाके क्या डेवलप होगी, हिर्ट्ज़ब्रुक डिजीज में। ओके, हिर्ट्ज़ब्रुक डिजीज में होगा। क्लियर? अपनी पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम एक बार बिल्कुल शॉर्ट में इसको क्लियर करते हैं। ओके, शॉर्ट में क्लियर करेंगे। कैसे क्लियर करेंगे? सबसे पहले क्या होता है, न्यूरल प्लेट का डेवलपमेंट होता है। ओके, न्यूरल प्लेट डेवलप होती है, न्यूरल प्लेट डेवलप होती है, उसके बाद क्या बनती है, न्यूरल ट्यूब बनती है, न्यूरल ट्यूब बनती है। न्यूरल ट्यूब से आगे जाके क्या बनता है, न्यूरल ट्यूब डेवलप होगी और उसी के साथ में क्या रिलीज होते हैं, माइग्रेशन न्यूरल क्रेस्ट का, न्यूरल क्रेस्ट का जो आगे जाके क्या बनाते हैं, नर्वस सेल बनाते हैं। और ये कहाँ पे जाते हैं, गट में जाता है, लेकिन फेल्योर टू माइग्रेट एट 7 to 8 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज। जिससे क्या होता है, जब ये फेल हो जाएगा तो नो कॉलोनाइजेशन, नो कॉलोनाइजेशन ऑफ न्यूरल क्रस्ट, सो नो नर्व सेल इन गट, नर्व सेल नहीं होगी गट के अंदर। जिससे आगे क्या होगा, एगैंग्लियोनिक सेक्शन, जो बचा हुआ पार्ट है वो एगैंग्लियोनिक रहेगा, और ये एगैंग्लियोनिक रहेगा तो क्या हो जाएगा, हिर्ट्ज़बर्ग डिजीज होगी। क्लियर? यहां तक पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीट हो गई अपनी। अब हम देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ओके, सबसे पहला जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है इसका वो ये है कि इसके अंदर क्या रहेगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ऑलरेडी एब्सेंस है, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो एब्सेंट होते हैं तो क्या नहीं होगा, फर्स्ट पास जो स्टूल होता है उसको क्या कहते हैं, मैकोनियम, वो पास नहीं होगा। ओके, फेल्योर टू पास द फर्स्ट स्टूल, फर्स्ट स्टूल पास नहीं होगा 48 आवर्स के अंदर, तो हम उसको क्या सस्पेक्ट करेंगे कि इसको हिर्ट्ज़बर्ग डिजीज हो सकती है। जो इसके अंदर सेकंड आएगा वो क्या आएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, सेकंड पार्ट इसका क्या रहेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। फिर उसके बाद और क्या आएगा इसके अंदर, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग रहेगी कंटिन्यूस, और वॉमिटिंग भी कौन सी रहेगी, बिलीजिनियस, बिलियस वॉमिटिंग रहेगी। ओके, कैसे रहेगा ये, एक बार अपन शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूं। बिल्कुल, ये जो अपना लार्ज इंटेस्टाइन है,
ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके ओके जनरली होगा क्या, जैसे फूड जो है वो फूड हमने यहाँ से फूड फीड उसको दिया बेबी को, बेबी आफ्टर डिलीवरी उसको फीडिंग करवाया, ठीक है। तो फीड, जो फीड हमने दिया उसको, वो डाइजेशन के लिए यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। यहाँ से जो डाइजेस्ट होगा, फिर जो वेस्ट मटेरियल होगा वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। क्लियर। अब क्या होगा, अगर एग एंग्लियोनिक कंडीशन है, ओके, एग एंग्लियोनिक कंडीशन है मतलब क्या होगा कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं है तो वो क्या होगा, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ओके, ये अब यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। तो 3 फीड 4 फीड 5 फीड, और ऑलरेडी जो मैकोनियम पास भी नहीं हुआ है वो भी यहीं पर है, तो उससे क्या होगा कि ये कंप्लीटली फील होना शुरू हो जाएगा। ओके, जिससे क्या होगा, जो इसका शेप है वो डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, डिस्टेंट हो जाएगा। तो उससे ये जो इसका साइज है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, इससे जो ये है एब्डोमेन डिस्टेंशन कॉज करेगा, और उसी के साथ में क्या होगा, कंटिन्यू जो फीड आ रहा है वो यहाँ पे जैसे होल्ड हो गया, अब इसके आगे नहीं जा रहा है, तो वो रीगर्जिटेट होगा। ओके, और वो वापस जाएगा, और वापस कहाँ जाएगा, माउथ की तरफ में। ओके, माउथ में। तो उससे क्या होगी, वॉमिटिंग, और ये जो ये कंटिन्यूस एक्यूमुलेशन हो रहा है वेस्ट मटेरियल का, स्टूल का, इससे होगा एब्डोमिनल डिस्टेंशन और फेलियर टू पास, वो तो है ही। देन नेक्स्ट थिंग क्या आएगी, ये जो 3 है इसके, देन पेन रहेगा। ओके, देन शाइनी एब्डोमेन भी रहेगा। क्यों, डिस्टेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो शाइनी एब्डोमेन भी रहेगा। तो ये जो है अपने कंप्लीट हो गए इसके साइन एंड सिम्टम्स और द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब हम देखेंगे इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, या कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेक्निक हैं जिससे हमको पता चल सकता है कि हाँ जो हिर्ट्जबर्ग डिजीज प्रेजेंट है। हिर्ट्जबर्ग डिजीज डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। ओके, इसके अंदर जो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है, सबसे पहला होगा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या करेंगे, एक तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। जो सेकंड चीज है वो क्या रहेगी, नो स्टूल पास, नो स्टूल पास की हिस्ट्री रहेगी। फिर जो सेकंड रहेगा वो हम क्या करेंगे, एब्डोमिनल एक्सरे। सेकंड पार्ट एब्डोमिनल एक्सरे। एब्डोमिनल एक्सरे आपको क्या दिखाएगा इसके अंदर, बॉवेल डिस्टेंशन। जो थर्ड है वो किसके लिए रहेगा, रेक्टल बायोप्सी। ओके, रेक्टल बायोप्सी। रेक्टल बायोप्सी में क्या पता चलेगा इसके अंदर, सबसे मेन ये आपको जो नर्व सेल है उनका ऑब्जर्वेशन देगा, नर्व सेल ऑब्जर्वेशन, कि वेदर दे आर प्रेजेंट और नॉट। ओके, वो है या नहीं है। फिर जो फोर्थ है इसके अंदर वो क्या आएगा, बेरियम एनीमा। इससे क्या पता चलेगा, कोई अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो कहां कहां पर ऑब्स्ट्रक्शन उसको आया है। क्लियर। ये जो मेन होते हैं ये इसके फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, फर्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फिजिकल एग्जामिनेशन है, उसके अंदर एब्डोमिनल जो डिस्टेंशन है वो देखते हैं और नो स्टूल पास की हिस्ट्री रहती है। देन एब्डोमिनल एक्सरे होते हैं, एक्सरे में हम क्या देखते हैं, बॉवेल डिस्टेंशन देखते हैं। देन द रेक्टल बायोप्सी होती है, उसके अंदर देखते हैं कि नर्व सेल प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ओके, देन नेक्स्ट है बेरियम एनीमा, इसके अंदर देखते हैं कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कहाँ पर है, और एग्जैक्ट स्ट्रक्चर चेक करते हैं कि जो इंटेस्टाइन है उसका स्ट्रक्चर कितना अफेक्टेड है और कितना अफेक्टेड नहीं है। ओके, एट द एंड हम क्या देखेंगे, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। ओके, कि इसके अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, जो इसके अंदर क्या होता है कि जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो सर्जिकल प्रोटोकॉल्स होते हैं। ओके, सर्जरीज होती है। जो इसकी फर्स्ट स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या करते हैं, कोलोस्टोमी करते हैं, और वो कौन सी होती है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कोलोस्टोमी मींस जो हेल्दी पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जो हेल्दी पार्ट होता है उसको कट कर देते हैं और उसको क्या करते हैं, एब्डोमेन पे एक ओपनिंग बनाते हैं। ओके, जिससे क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो वहां से एक्सपेल आउट होता है। क्लियर।
फर्स्ट स्टेज में तो क्या करेंगे, कोलोस्टोमी बना। सेकंड सेक्शन में क्या करेंगे कि पुल थ्रू प्रोसीजर करेंगे। ओके, पुल थ्रू प्रोसीजर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या करेंगे, जो पार्ट होता है, ठीक है, जो अफेक्टेड पार्ट होता है, जैसे ये अफेक्टेड पार्ट है, ओके, उसको कट कर देंगे और वापस उसको थोड़ा सा पुल करेंगे, और जो अफेक्टेड पार्ट है उसको कट करके जो राइट पार्ट है, जो करेक्ट पार्ट है, उन दोनों को वापस ज्वाइन कर देंगे। ओके, पुल थ्रू में क्या करेंगे, रीसेक्शन, रीसेक्शन करेंगे। जो एबनॉर्मल या जो पार्ट जिसमें सेल्स नहीं है उनको कट करेंगे, और कट करके फिर दोनों पार्ट को वापस कनेक्ट कर देंगे। क्लियर, ये इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होता है। अब हम एक बार इसकी इमेजेस देख लेते हैं। एक्सरे इमेज के अंदर क्या होता है कि आप देख सकते हो, एक्सरे इमेज के अंदर आपको इसके अंदर दिख जाएगा, ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है, ये देखिए, ये जो है, ये इसके क्या है, बॉवेल लूप है। ओके, ये जितने भी स्ट्रक्चर आ रही है, ये गैस जो एयर प्रेजेंट होती है उससे जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है उससे, ये देखो, ये जितने भी स्ट्रक्चर आ रही है ना, ये एक्सरे में आपको आइडेंटिफाई होगा। ये है बेरियम एनीमा। क्या है, बेरियम एनीमा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन में स्ट्रक्चरल ऑब्स्ट्रक्शन क्या क्या है, कि जहां तक बेरियम जाएगा वो आपको इमेज देगा, जहां पे भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। तो ये भी क्या है, बॉवेल लूप है। ओके, ये जो बॉवेल है ये आपको दिख रहा है कि कितना बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इसकी, कहां पर ये कंस्ट्रिक्टेड है, कहां पर ये डायलेट है, ये आपको पता चलेगा। क्लियर, ये तो हो गई इसकी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन की पिक्चर्स। अब हम इसकी पिक्चर्स जो देखेंगे वो देखेंगे कि इसका रीसेक्शन कैसे होता है। ओके, ये दोनों अलग अलग पिक्चर है, ये पिक्चर फर्स्ट है, ये पिक्चर सेकंड होता है। ठीक है, ये जो फर्स्ट स्टेज में क्या था कि इट वाज हेयर। ओके, ये इस तरह से थी, ये यहां पे था, जिससे क्या था कि ये जो पार्ट था ये वो पार्ट है, और ये अफेक्टेड पार्ट था। ओके, अफेक्टेड पार्ट, इसके अंदर क्या था कि ए गैंग्लियन था, इसके अंदर नर्वस सेल नहीं थी। तो सेक्शन रीसेक्शन में क्या करते हैं, इसको कट कर देंगे, और कट करके इसको हटा के इस तरह से रीजॉइन कर देंगे। ओके, रीजॉइन थ्रू पुल थ्रू प्रोसीजर। क्लियर, यहां तक पार्ट हो गया कंप्लीट। अभी हम देखेंगे हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसके अंदर जो एमसीक्यूज होते हैं कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर। ओके, जो हर टॉपिक के एंड में हमारा होता है कि एमसीक्यूज, कि इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप जो मेरा आज का टॉपिक है वो कैसा लगता है वो आप ज़रूर बताइए मुझे, और लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे मैं रेगुलर बेसिस पे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए और ऐसे लेक्चर्स लाता रहूं। ओके, सो पहला जो क्वेश्चन एमसीक्यू बनता है वो बनता है इसका अदर नेम। इसका अदर नेम क्या है? ओके, इसका जो अदर नेम है उसको उसको क्या कहते हैं, कंजेनाइटल मेगा कॉलन। ओके, मेगा कॉलन इसका अदर नेम है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट थिंग ये एक्वायर्ड होता है, एक्वायर्ड नहीं होता है, ये बाय बर्थ होता है, इसलिए कंजेनाइटल कहेंगे। और मेगा कॉलन मतलब इसके अंदर जो कॉलन की साइज है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, इसके लिए इसको कंजेनाइटल मेगा कॉलन कहेंगे। ओके, जो दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो है इसके अंदर कि नर्व प्लेक्सिस। ओके, दूसरा कौन सा क्वेश्चन है, नर्व प्लेक्सिस, जो क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल, जो अपना इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स होते हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर जो पहला होता है जो होता है मिसेंशियर। ओके, प्लेक्सिस, और दूसरा कौन सा होता है, ऑरबैक। ये एग्जाम की तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से याद करके रखना। ओके, फिर जो तीसरा क्वेश्चन आता है इसके अंदर, ओके,
तीसरा क्वेश्चन आएगा, वो आता है कि इसके अंदर जो कार्डिनल साइन है, ओके, कार्डिनल साइन कौन सा होता है? कार्डिनल साइन फेल्योर टू पास मेकोनियम इन 48 आवर्स, ओके। अगर 48 आवर्स में मेकोनियम पास नहीं हुआ है तो भी हम उसको हिर्ट्जबर्ग डिजीज काउंट करते हैं। फिर जो नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है वो ये बनता है कि जो रेक्टल बायोप्सी इसके अंदर करते हैं, ओके, रेक्टल बायोप्सी करते हैं, उसके अंदर सैंपल कहां से लेते हैं? ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि जो हिर्ट्जबर्ग डिजीज होती है उसके अंदर जो रेक्टल बायोप्सी करते हैं उसके लिए जो सैंपल लिया गया है वो कहां से लिया गया है, क्लियर? तो उसके लिए जो सैंपल लिया गया है वो कहां से लेते हैं? सब म्यूकोजा से, सब म्यूकोजा लेयर से लेते हैं, क्लियर? क्योंकि जो म्यूकोजा लेयर होती है उसके अंदर जो है वो नर्व सेल नहीं होती है, सब म्यूकोजा के अंदर नर्व सेल होती है। और इसके अंदर किसका ऑब्जर्वेशन करते हैं कि जो नर्व सेल है वो प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है? ओके, जो फिफ्थ साइन होता है इसके अंदर वो होता है इसका रेक्टल एग्जामिनेशन से, ओके। जब रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो जो फिंगर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, जो फिंगर इंसर्ट करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, वो जब एक्सपल आउट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि एक्सप्लोजिव पैसेज होता है, किसका? एक्सप्लोजिव पासेज ऑफ गैस और स्टूल, ओके। एक्सप्लोजिव पासेज ऑफ गैस और स्टूल होता है जिसको क्या कहते हैं? ब्लास्ट साइन और स्क्विड साइन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, स्क्विड साइन, ओके। एग्जाम में इसका जो क्वेश्चन है तो वो ये आता है कि ब्लास्ट साइन जो है वो किस में होता है, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लास्ट साइन, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्विड साइन, ओके। ये जो है एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लास्ट एमसीक्यू जो बनता है इससे, वो बनता है कि कौन सा जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट, ओके, इसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट भी होता है। तो जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट के लिए जो जीन जो होता है वो मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है आरईटी जीन, ओके। ये आरईटी जीन होता है, ये इन्वॉल्व होता है। दिस जीन इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस प्रोटीन for nerve cell which is responsible for signaling। ये जो आरईटी जीन है ये क्या करता है? एक प्रोटीन बनाता है जो नर्व सेल में जो सिग्नलिंग होती है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग, जो इलेक्ट्रिकल वेव्स होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है, उनके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये एब्सेंट होता है तो क्या होता है कि उनके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं होता है। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं होता है तो वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाती है और पेरिस्टल्सिस मूवमेंट नहीं होता है, क्लियर? तो ओके, सो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है आज का हिर्ट्जबर्ग डिजीज वो कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने इसका डेफिनेशन देखी, ओके। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? इसका क्लासिफिकेशन देखा कि इसके कितने क्लासिफिकेशन होते हैं। फिर हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखी। फिर हमने इसका क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स कंप्लीट किए। फिर उसका इन्वेस्टिगेशंस देखे जो उसके डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है। और उसके बाद हमने इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देखा, ओके। फिर एंड में जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है एमसीक्यूज देखा है। तो आप भी जरूर बताएं कमेंट के अंदर कि आपका मेरा टॉपिक आपको कैसा लगता है। लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं कि आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर हम जो नेक्स्ट क्लासेस है, जैसे जैसे नेक्स्ट क्लासेस डे बाय डे होती जाएगी, हम उन टॉपिक्स को भी इंक्लूड करेंगे, ओके। सो थैंक यू फ्रेंड्स।